तो संसद भवन से राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सलामी दिए जाने के बाद अब वो राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करती हुई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके साथ मौजूद हैं कार में ही। और ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से इस वक्त आप देख रहे हैं। राहुल देव जी, अगर आप और हमारे दर्शकों को बता पाएं किस किस तरह का के प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। और हम देख रहे हैं तस्वीरों में कार में जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो एक तरीके से लेकर आए हैं नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद या पूरे राष्ट्रपति की जो मर्यादा है, पूरा शिष्टाचार है, उसमें सब कुछ नियोजित और योजनाबद्ध तरीके से होता है जी। लगभग एक एक मिनट का, और मिनट से भी कई बार कम समय के हिसाब से उनका कार्यक्रम बनता है। उसी किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। हिसाब से गतिविधियां होती हैं, वो कब कहाँ कैसे कितनी देर तक क्या करेंगे कहेंगे, ये सब कुछ तय होता है। राष्ट्रपति समझिए कि एक तरह से वो उसे उसकी कई तरह की स्वतंत्रताओं का उसको छोड़ने भी पड़ती हैं राष्ट्रपति बनने के बाद हर व्यक्ति को। तो ये एक कठिन काम है, लेकिन उसकी अपनी एक मैं कहूँगा बहुत अद्भुत और विलक्षण अद्वितीय गरिमा है, महिमा है, उसकी एक शक्ति है और उसकी एक प्रतीकात्मकता है। राष्ट्रपति का हर काम, हर पल जब तक वो सार्वजनिक है, वो पूरे गणराज्य की जो मैजेस्टी है उसका प्रतीक है। तो वो उसका हर क्षण, हर गतिविधि कम से कम जो बाहर दिखती है वो उस मर्यादा के अनुरूप हो और अनुशासित हो, मर्यादित हो और महिमा और गरिमा से भरा हुआ हो, ये सुनिश्चित किया जाता है हर तरह से। तो इसलिए एक एक कदम उनका पहले से तय होता है कि वो कब क्या करेंगे, राष्ट्रपति कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। तो जो शिष्टाचार है वो बहुत ही इलेबोरेट और विस्तृत होता है। बट क्योंकि आज हम जिस तरीके से इन सभी परंपराओं को होते हुए देख रहे हैं कि कैसे पूरा सेरेमनी ये हुआ, इस बीच ये जानने की भी बहुत उत्सुकता होती है कि आखिर किस तरीके की डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं। यानी हम बात करें राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां क्या होती हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इस बीच तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी माननीय हैं। तो उनकी डिप्लोमेटिक पावर्स क्या क्या होती हैं? राजेश जी, माफ कीजिएगा, आप उनकी डिप्लोमेटिक पावर्स आप पूछ रही हैं जी। तो राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर्स ये है कि जब राष्ट्रपति का विदेश दौरा होता है, हाँ जी। वो वक्त होता है जब वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दो राष्ट्रों के बीच में संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए उनके साथ डेलीगेशन जाता है। हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका एक अलग वो तो क्योंकि सरकार के हेड होते हैं, इसलिए उनके साथ बिजनेस डेलीगेशन भी जाता है और वो एक अलग तरह का प्रोटोकॉल होता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति, आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे मुल्कों में जाते हैं जिनका कभी नाम नहीं सुना होता। बुर्किना फासो जैसे गए या लैटिन अमेरिका के कई देशों में गए। तो ये दो देश जो हम खबरों में नहीं सुनते हैं कई बार, जैसे रूस है, अमेरिका है, चीन है, इनके बारे में लगातार सुनाई पड़ता है। लेकिन ऐसे देश जिनसे भारत के संबंध बहुत पुराने हैं लेकिन वो कभी सुर्खियां नहीं बनते हैं, वहां जाकर के दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने का जब मौका आता है तब राष्ट्रपति की एक भूमिका होती है उनके साथ। और वो ऐसा माना जाता है कि जब राष्ट्रपति किसी देश की यात्रा कर रहे हैं तो वो रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करके वहां पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का सरकार का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये बारीक सफर है। बिल्कुल, राहुल देव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए, हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के अंदर की हमारे सामने हैं। लेकिन राहुल जी, राजनीति में हर कहा जाए कदम के अपने अलग मायने निकाले जाते हैं और 2024 मिशन 2024 के मद्देनजर द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया जाना और उनका राष्ट्रपति बनना, ये आने वाले वक्त में कितना बड़ा बदलाव बीजेपी के लिहाज से हम देखेंगे? क्योंकि 2019 के जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं उन पर अगर हम नजर डालें तो एसटी के लिए आरक्षित 47 जो लोकसभा सीटें थीं उनमें से 31 हासिल हुई थी बीजेपी को, 31, और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें गई थीं। और अब क्योंकि आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाली एक महिला राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं, तो 2024 के मद्देनजर
ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा कदम आप मान रहे हैं? इसका कितना फायदा पार्टी को हो सकता है राजनीतिक तौर पर? देखिए, बीजेपी ने यह मान ले कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही समझ रही होगी, मैं समझता हूँ वही इस तरह के नवाचारी विचार लाते हैं। दो काम सिद्ध किए हैं उनके इस चयन से। एक तो पूरी दुनिया के सामने अपने लोकतंत्र की महिमा और उसकी समता पूर्ण दृष्टि और उसकी जो आत्मा है उसको रखा कि पहली बार एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, तो उसकी एक प्रतीकात्मकता है, एक प्रतीकात्मक लाभ है पूरे देश को और बीजेपी को भी उसका मिला ही है। दूसरा, जैसे राजेश अभी बता रहे थे खुद कि उन कुछ प्रदेशों का उन्होंने आपने आंकड़े दिए, राजेश ने आंकड़े दिए, तो वो भले ही 9% हों आदिवासी, लेकिन उनके वोट हैं, कई उनकी सीटें हैं जहां पर प्रभावित करती हैं और बीजेपी की स्वाभाविक इच्छा होगी कि उनमें से अधिक से अधिक सीटें अब उसको मिलें, प्रदेशों में भी और लोकसभा में भी, लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में। और इसी के साथ ये मान लेना कि केवल इस चुनाव का असर केवल आदिवासी वोटों पर पड़ेगा, ये भी शायद गलती होगी। ये सारे तथाकथित पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों के लिए भी एक संदेश है कि बीजेपी उनको उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए तैयार है और उसने ये करके दिखाया है। तो ये उसका एक ज़्यादा व्यापक उसको लाभ होगा। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दशकों से, कई दशक से बीजेपी और आरएसएस का एक जो संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, वो आदिवासी क्षेत्रों में दशकों से काम कर रहा है। विकास के और कल्याण के बहुत सारे प्रकल्प, कई सैकड़ों प्रकल्प वो चला रहा है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिला है, लगातार मिलता रहा है और वो बढ़ता रहा है लाभ। तो उस वनवासी कल्याण आश्रम का लाभ, उसके कामों का फ़ायदा, बीजेपी की अपनी योजनाओं का फ़ायदा, उसने जो बढ़ावा दिया है इन वर्गों को उसका फ़ायदा और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनवाने का, इन सब का मिला जुला फायदा बीजेपी को। मनोज सर, इसी बात को आप भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2024 चुनाव से पहले दर्जन भर विधानसभाओं के चुनाव के तहत क्या ये एक मैसेजिंग है? हालांकि इस साल होने वाले चुनाव में गुजरात, हिमाचल शामिल है और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगले साल 9 राज्यों में चुनाव है, जहां पर 4 ऐसे हैं जहां उत्तर पूर्व में जनजातीय निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। निश्चित रूप से अब असल में भाजपा उन राज्यों में भी शासन में आई है जहां आदिवासी बहुमत में है, लेकिन बावजूद इसके आदिवासी से ज्यादा गैर आदिवासियों में भाजपा की पैठ मानी जाती रही है जी। इस तरह का जो संदेश अब मिला है राष्ट्रपति बनाने का, इससे ये काफी फर्क पड़ेगा और आदिवासी समाज भी खुलकर जुड़ेगा। ये वातावरण और मजबूत बनेगा कि ये जो पार्टी है भाजपा, वो उन वर्ग को भी आगे लाने को तैयार है जो वर्ग अब तक उपेक्षित रहा है और जो दावा कांग्रेस का या दूसरे दलों का रहा है कि हम वंचितों की पार्टी, और वो उस दावे को ये लोग झुठलाकर ये अपना दावा मजबूती से रखेंगे। जैसे अभी समीर बता रहे थे कि इतनी सीटें जीती, केवल उन्हीं सीटों पर आदिवासी नहीं है। Exactly. आदिवासी तो मुझे लग रहा है 100 से 150 करीब लोकसभा सीटें ऐसी होंगी जिन सीटों पर वो साइजेबल अच्छी संख्या में है और उनके वोट को निर्णायक साबित हो सकते हैं। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।